गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम SAPM की फोर्थ की लेक्चर की क्लास ले रहे हैं और पिछले लेक्चर की क्लासेस के अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था इन्वेस्टमेंट और सेविंग का। उसके बाद हमने सेकेंड लेक्चर में ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे इन्वेस्टमेंट के, और थर्ड लेक्चर के अंदर हमने एवेन्यूज़ पढ़े थे इन्वेस्टमेंट के, जहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से अल्टरनेटिव्स होते हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ा था। इस लेक्चर 4 के अंदर हम लोग अप्रोचेस पढ़ेंगे जो कि इन्वेस्टमेंट एनालिसिस से रिलेटेड है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे यहाँ लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट अप्रोच है वो है फंडामेंटल अप्रोच। द फंडामेंटल अप्रोच इज एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज। द assumption for undervalued stock is that the market will eventually recognize its error and price will be driven up towards true value. Overvalued stocks are identified so that they can be avoided, sold out or sold short. The investor should select stock based on an economic analysis, इंडस्ट्रियल एनालिसिस एंड कंपनी एनालिसिस। जो पहली जो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की जो अप्रोच है वो है फंडामेंटल अप्रोच। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो फंडामेंटल अप्रोच होती है उसके अंदर हम कुछ चीज़ों को, जो इन्वेस्टमेंट से चीज़ें होती हैं, जो इन्वेस्टमेंट के अल्टरनेटिव्स होते हैं उनको अटैम्प्ट करते हैं, उनसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज़ हैं। उसके यहाँ पे जो भी एजम्पशंस होते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक के, वो किसी मार्केट के अंदर इवेंचुअली रिकॉग्नाइज होते हैं, जिससे जो भी एरर्स होते हैं उन अंडर वैल्यूड स्टॉक के और जो भी प्राइस से वो ड्राइव होते हैं उनकी ट्रू वैल्यू को उनकी तरफ ड्राइव किया जाता है। ओवर वैल्यूड जो स्टॉक्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उनमें जो भी उन ओवर वैल्यूड स्टॉक्स की जो भी सोल्ड हैं और जो भी सोल्ड शॉर्ट हैं उनको अवॉइड किया जाता है। जो इन्वेस्टर रहता है वो स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं किसके बेसिस पे? इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्रियल एनालिसिस और कंपनी एनालिसिस। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग आगे लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो फंडामेंटल एनालिसिस है उनको 4 वेरिएंट्स के अंदर किया गया है। अगर हमको फंडामेंटल एनालिसिस करनी होती है तो हम उनको 4 तरीके से कर सकते हैं। पहला है प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस, दूसरा है इंट्रिंसिक वैल्यू एनालिसिस, थर्ड वन है रिग्रेशन एनालिसिस और लास्ट वन है स्पेशल सिचुएशन एनालिसिस। ठीक है, इन 4 तरह के एनालिसिस से हम फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट की। इसके बाद लिखा हुआ है कि द सम फंडामेंटल इन्वेस्टर्स फॉलो अ बाय एंड होल्ड पॉलिसी बाय सेलेक्टिंग क्वालिटी स्टॉक्स एंड होल्डिंग दैम फॉर अ रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूजुअली फॉलो द फंडामेंटल अप्रोच। कुछ फंडामेंटल इन्वेस्टर्स हैं वो पॉलिसीज़ को बाय और होल्ड करते हैं और उनको फॉलो करते हैं कि जो भी उन्होंने सेलेक्ट किया है क्वालिटी स्टॉक्स और होल्डिंग को, वो की जो रिलेटिव है हमारे लॉन्ग पीरियड से। तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो फॉलो करते हैं फंडामेंटल अप्रोचेस को। देयरफॉर अ फंडामेंटल डज नॉट लुक इनटू द चेंजेबल प्राइजेस बट ही डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ द स्टॉक एट विच ही इज़ विलिंग टू इन्वेस्ट एंड देन मेजर्स द स्टॉक विथ हिज own and yardsticks and that of the market to find out if the stock is selling at the required price। जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं वो चेंजेबल प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, जिससे कि जो भी स्टॉक होता है प्राइस का, जो कि हम लोग जो भी किसी पर्सन के थ्रू एक विलिंगली होता है कि वो इन्वेस्ट करे और उससे वो स्टॉक को मेजर करे कि उनकी क्या यार्डस्टिक्स हैं और उसके बेसिस पे वो मार्केट के अंदर उन स्टॉक्स को सेल करे जो भी उसको एक रिक्वायर्ड प्राइस मिल रही हो। Fundamentalists are the opinion that importance should be given to earning dividend and asset values of firms. The basic ingredient of this school of thought is the reliance on intrinsic value of stock. Also, according to them, the price of a security is equal to the discounted value of the continuous stream of the income from the security. इसका मतलब ये होगा कि जो भी फंडामेंटलिस्ट हैं उनका ये ओपिनियन होता है कि जो भी अर्निंग, डिविडेंड और एसेट्स की वैल्यू होती है फर्म्स की, उनको अर्न किया जाता है। ये हम लोग को स्कूलों में पढ़ाया गया है। ये एक हमारा बेसिक इंग्रेडिएंट है कि जो भी वैल्यू होती है स्टॉक की वो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इसके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि जो भी प्राइस है सिक्योरिटी की वो इक्वल हो जाती है उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू से, जो कि एक कंटिन्यूस स्ट्रीम के अंदर किसी इनकम में और वो सिक्योरिटी से मिलती है। द प्राइस अल्टर और change due to change in expectation and the availability of new information. The price is dependent on expected returns and expected capitalization rates corresponding to future time periods.
जो प्राइजेज़ होती हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं अपनी एक्सपेक्टेशन के चेंजेस होने से। तो जो भी अवेलेबिलिटी होती है न्यू इन्फॉर्मेशन की, उसके बेसिस पे हम प्राइस को चेंज कर सकते हैं अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। तो जो भी प्राइजेज़ डिपेंडेंट होती हैं जिसके अंदर हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिलते हैं, एक्सपेक्टेड कैपिटलाइजेशन रेट्स मिलती हैं, वो हम लोग फ्यूचर टाइम पीरियड्स के लिए छोड़ देते हैं। मतलब कि फ्यूचर टाइम पीरियड के बाद हम उन प्राइजेस से और उन प्राइजेस के थ्रू हम एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो भी हम रिटर्न चाहते हैं, वो हम ले लेते हैं फ्यूचर के अंदर। द फंडामेंटलिस्ट हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस थ्योरी आर जॉन बूर विलियम्स, who gave a full exposition to the present value analysis in 1938. Benjamin Graham and David Dodd popularized the intrinsic value approach in their widely known book Security Analysis. Leader tested stock prices through regression analysis in 1933. जो फंडामेंटलिस्ट है उनके कंट्रीब्यूशन से जो थ्योरीज़ हैं उनको जॉर्ज बूर विलियम्स ने एक्सपोज किया था, जो कि उन्होंने बूर विलियम्स ने प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस की थी 1938 के अंदर। और जो बेंजामिन ग्राहम है और डेविड डॉड है, उन्हें पॉपुलराइज किया था इंट्रिंसिक वैल्यू अप्रोच को, जो कि वाइडली सिक्योरिटी एनालिसिस की बुक के अंदर नॉन होने लगा। उसके बाद जो लैडर थे उन्होंने स्टॉक प्राइजेस को टेस्ट करके एक रिग्रेशन एनालिसिस बनाई थी, जो कि 1933 में बनी थी। द टेक्निकल सेकंड जो अप्रोच है वो हमारी है टेक्निकल अप्रोच। द टेक्निकल अप्रोच सेंटर अराउंड प्लॉटिंग द प्राइस मूवमेंट ऑफ द स्टॉक एंड ड्राइंग इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द प्राइस मूवमेंट इन द मार्केट। द technicians believe the stock market history will repeat itself. Chart of the past price, especially those which contain a predictive pattern, can give signal towards the course of prices. The emphasis is laid on the capital gains or price appreciation in the short run. जो टेक्निकल अप्रोच है उसका जो मेन जो काम होता है वो होता है कि जो भी स्टॉक की प्राइस मूवमेंट्स है उनको ड्रॉन करना और उनको इंटरफेस करना हमारे मार्केट की प्राइस मूवमेंट से। जो टेक्नीशियन है वो बिलीव करते हैं स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के अंदर कि वो दोबारा से रिपीट नहीं हो। तो जो भी चार्ट्स होते हैं पास्ट प्राइजेस के, जो भी कंटेंट्स होते हैं इन स्टॉक प्राइजेस के, उनको प्रेडिक्टिव पैटर्न से उनको एक सिंगल टूवर्ड्स की तरफ फ्यूचर प्राइजेस की तरफ फॉरवर्ड किया जाता है। तो इससे ये इम्पैक्ट होता है कि जो भी कैपिटल गेन्स थे और जो भी प्राइस एप्रिसिएशन थी हमारी शॉर्ट रन के अंदर, वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन होने लगी है। द टेक्नीशियन believe that the stock market activity is simultaneously making different movements. Primarily, it makes the long-term movement called the bull and bear market. The secondary trend is usually for short terms and may last from a week to several weeks of months. जो टेक्नीशियन है जो बिलीव करते हैं स्टॉक मार्केट एक्टिविटीज़ के अंदर, उनने धीरे धीरे साइमल्टेनियसली उन्होंने देखा कि उसके अंदर डिफरेंट मूवमेंट्स के हिसाब से स्टॉक मार्केट के जो प्राइजेज हैं वो चेंज होने लगी। तो उन्हें प्राइमरी तरीके से लॉन्ग टर्म मूवमेंट को, जो कि बल और बियर मार्केट होता है, उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट करने लगे। तो जो सेकेंडरी ट्रेंड था उसको यूजुअली शॉर्ट टर्म्स के अंदर कर दिया गया, जो कि लास्ट फ्रॉम एक वीक्स और सेवरल वीक्स या मंथ्स के होते थे। द सेकेंडरी ट्रेंड इज अ मूवमेंट विच वर्क अपोजिट द मार्केट प्राइमरी मूवमेंट, a decline in a bull market or rally in a bear market. These are the based on Dior theory, the third moment in the daily fluctuation which is ignored by the Dior theory. जो सेकेंडरी ट्रेंड है उसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो भी वर्क्स होते थे किसी प्राइमरी मार्केट्स के मूवमेंट का, उसके अकॉर्डिंग जो भी बल मार्केट्स थे वो डिक्लाइन होने लगते थे और जो भी बियर मार्केट थे जो सिक्योरिटीज़ को बियर करते थे वो भी डिक्लाइन होने लगे थे। तो ये सब जो बेस है ये डियो थ्योरी के अंदर बेस है। थर्ड मोमेंट के अंदर इसके जो भी फ्लक्चुएशन थे को इग्नोर किया गया। जो भी डेली फ्लक्चुएशन होते, जो भी प्राइजेज जो चेंज होती थी स्टॉक प्राइजेज, उनके अंदर जो भी फ्लक्चुएशन होते थे उनको इग्नोर किया किसके अंदर, डियो थ्योरी के अंदर। Technical analysis is based on the assumption that the value of a stock is dependent on the demand and supply factors. This theory discards the fundamentalist approach to the extrinsic value. Change in the price movement represents shift in supply and demand balance. जो टेक्निकल एनालिसिस है वो बेस है एजम्पशन से, जो कि वैल्यू ऑफ स्टॉक से डिपेंडेंट होती है उसकी डिमांड और सप्लाई फैक्टर से। जो थ्योरी है वो डिस्कार्ड करती है हमारी फंडामेंटलिटी अप्रोच को, जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू को पे डिपेंड है। जो भी चेंजेस होते हैं प्राइस मूवमेंट के दौरान उनको शिफ्ट कर दिया जाता है, उनको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है सप्लाई और डिमांड बैलेंस में।
Supply and demand factors are influenced by the rational forces and certain irrational factors like guesses, hunches, moods, and opinions. The technician tools are expressed in the form of charts which compare the present volume relation. जो भी सप्लाई और डिमांड फैक्टर्स है वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमने हमारे रेशनल फोर्सेस को और साथ साथ हमारे इरेशनल फैक्टर्स को, जैसे कि कभी भी जो फंडामेंटलिस्ट है वो किसी पर्टिकुलर सप्लाई और डिमांड जो भी है हमारी उनको गैस करें या हंसेस करें या अपने मूड के अकॉर्डिंग या अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग उसके अंदर चेंजेस करें, तो टेक्नीशियन क्या करता है उसको एक्सप्रेस करता है एक चार्ट के फॉर्म में जो कि कंपेयर करता है हमारी जो भी प्राइस और वॉल्यूम रिलेशन है उसको. टेक्नीशियन सप्लीमेंट द एनालिसिस मेड बाय द फंडामेंटलिस्ट on stock prices. The technical analysis frequently confirms the findings based on fundamental analysis. The technical analyst also believes that the price and volume analysis incorporates one factor that is not explicitly incorporated in the fundamental approach, and that is the psychology of the market. जो टेक्नीशियन सप्लीमेंट्स होते हैं किसी एनालिसिस के अंदर, उसके अंदर जो भी फंडामेंटलिस्ट होते हैं वो स्टॉक प्राइसेस को बनाते हैं और जो भी टेक्निकल एनालिसिस हैं वो ये चीज़ को कंफर्म करते हैं कि वो सब चीज़ फंडामेंटल एनालिसिस पे बेस्ड हो. और जो टेक्निकल एनालिसिस है उनको बिलीव होता है कि जो प्राइस और वॉल्यूम एनालिसिस है इन कॉर्पोरेट्स के अंदर वो एक फैक्टर है जिससे कि जो फंडामेंटल अप्रोचेज है उनके जो भी एक्सप्लिसिट चीज़ें हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जो कि ये बताती है कि मार्केट की साइकोलॉजी को. नेक्स्ट जो थ्योरी है हमारी वो है एफिशिएंट मार्केट थ्योरी. द एफिशिएंट मार्केट थ्योरी इज बेस्ड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल मार्केट. इट इज़ द बिलीफ दैट मार्केट इज एफिशिएंट एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल स्टॉक इज अवेलेबल इन द मार्केट्स. अगर हम एफिशिएंट मार्केट थ्योरी पढ़ें तो वो बेस है कि कैपिटल मार्केट्स की क्या एफिशिएंसी है. हम लोग ये बिलीव करते हैं कि मार्केट एक एफिशिएंट है जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है अबाउट इंडिविजुअल स्टॉक्स जो कि मार्केट्स के अंदर अवेलेबल है. There is a proper dissemination of information in the market. This leads to continuous information on price changes. Also, the prices of the stock between one time and another are independent of each other. So, it is difficult for any investor to predict future prices. अगर हमारे पास मार्केट की जो इंफॉर्मेशन है ना वो प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन से आ रही है और हम उससे लीड कर रहे हैं कि जो भी कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन जो भी प्राइजेस चेंजेस होने से हो रही है, मतलब जो भी हमारी प्राइजेस चेंजेस हो रही हैं उससे हमें कंटिन्यूस एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो स्टॉक की प्राइजेस हैं वो टाइम के हिसाब से क्या हो रही हैं, चेंजेस हो रही हैं. तो जो स्टॉक है वो हमारा एक इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है किसी दूसरे से. तो क्या होता है कि ये डिफ़िकल्टी आ जाती है इन्वेस्टर्स को कि वो फ्यूचर की प्राइजेस को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते. ईच इन्वेस्टर हैज़ इक्वल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टॉक market and prices of each security. It is therefore assumed that non-investor can continuously make profits on stock prices. Therefore, securities will provide similar returns at the same risk level. इससे क्या होता है कि जो हर एक इन्वेस्टर है वो इक्वल इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट और प्राइस के अपने पास रखता है जो कि सिक्योरिटीज़ पे बेस होती हैं और वो ये एज्यूम करता है कि कोई भी इन्वेस्टर कंटिन्यूसली कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा स्टॉक प्राइजेस पे. तो ये जो सिक्योरिटीज़ है ये हमें सिमिलर रिटर्न्स मतलब एक जैसे रिटर्न्स देती है और उनके अंदर जो रिस्क लेवल है वो भी सेम होता है. द एजेंट्स ऑफ पोर्टफोलियो थ्योरीज एज डिस्क्राइब्ड इन जॉन्स ट्यूटल एंड Hitton is that a portfolio's total characteristics are not merely the sum of the portfolio's single security characteristics, particularly with the respect to risk. जो भी हमारी पोर्टफोलियो थ्योरी है वो डिस्क्राइब करती है, जिनको डिस्क्राइब किया था जॉन्स ट्यूटल और हिटन ने. उन्होंने बताया कि जो भी पोर्टफोलियो होते हैं मीन्स जो भी एक कलेक्शन है सिक्योरिटीज़ को उनको हम पोर्टफोलियो कहते हैं और उनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे किसी एक सिंगल पोर्टफोलियो सिक्योरिटी की कैरेक्टरिस्टिक से सिमिलर नहीं होती है और पर्टिकुलरली वो डिपेंड होती है उसके अंदर रिस्क की कितनी इन्वॉल्व है, क्योंकि जिसके अंदर ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगी, जिस सिक्योरिटी के अंदर ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगी तो उसके अंदर प्रॉफिट भी इन्वेस्टर को उससे ज़्यादा मिलता है. फ्रॉम द अबव इट इज़ क्लियरली एस्टैब्लिश्ड दैट द पोर्टफोलियो एनालिस्ट फील्स दैट द मार्केट कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ सिंगल इन्वेस्टर. ही इज ऑल्सो फील्स दैट देयर इज ए रिस्क इन्वॉल्व इन मैनेजिंग अ पोर्टफोलियो. His technique is therefore to diversify between different risk classes of security. तो जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा कि जो भी पोर्टफोलियो एनालिसिस है वो फील करते हैं मार्केट कंडीशन को कि कोई भी सिंगल इन्वेस्टर उससे अफेक्ट या इन्फ्लुएंस ना हो, और वो लोग ये फील करते हैं कि जो भी रिस्क किसी पोर्टफोलियो को मैनेज करने में इन्वॉल्व है
तो इस टेक्निक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जो भी रिस्क है जो किसी सिक्योरिटी के अंदर है उनको हम डाइवर्सिफाई करते हैं इस एनालिसिस से। इफ़ दे आर positive towards the market, they establish a portfolio of risk choices that have higher risk and return than the market. Their attitude therefore is reflected by the amount invested in risky and risk-less securities and is comparable to the return of the market as measured by the sum market index. If the investor is successful, he will be compensated by the higher gain. अगर हम जो भी पॉजिटिव्स हमारी जो भी चीज़ें हैं अगर उनको मार्केट के हिसाब से देखें तो जो भी हमने पोर्टफोलियो इस्टेब्लिश किया था उसके अंदर जो भी हमने रिस्क की चॉइस की थी वो हायर रिस्क है और हायर रिटर्न है जो कि मार्केट से हमें मिलने वाले हैं। तो इसके हिसाब से जो भी उसका एटीट्यूड होएगा, जो भी अमाउंट है जो एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है उसके अंदर वो रिस्की भी है और साथ साथ रिस्कलेस सिक्योरिटीज़ भी है जो कि कंपेरेबल करती है हमारे जो भी मार्केट के रिटर्न्स होते हैं उनको मेजर करने में, जो कि कुछ मार्केट इंडेक्स हमें करवाते हैं। तो जो इन्वेस्टर है वो सक्सेसफुल कंपनसेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को, ज़्यादा से ज़्यादा गेन को। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कुछ अप्रोचेस पढ़ी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के रिगार्डिंग। तो उसके अंदर हम लोगों ने टोटल जो थ्योरीज़ पढ़ी हैं और जो अप्रोचेस पढ़ी हैं वो टोटल 3 हैं। पहली जो थी हमारी फंडामेंटल अप्रोच है, सेकंड हमारी जो है वो टेक्निकल है, टेक्निकल एनालिसिस है, और जो हमारी थर्ड वन है वो मार्केट पे डिपेंड है कि मार्केट की क्या कंडीशंस होती हैं या जो भी मार्केट थ्योरी है वो हमें क्या बताती है कि हमें पैसे जो भी है या जो भी हमारी मनी है, जो भी सिक्योरिटीज़ हैं, जो भी हमारे फर्दर जो भी डिबेंचर्स हैं उनको हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें। और इन्वेस्टर इन चीज़ों को मार्केट में स्टडी करता है, उनका एनालिसिस करता है और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है अपने जो भी चीज़ के अंदर उसको इन्वेस्टमेंट करना है, जिस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के अंदर उसको इन्वेस्ट करना है उसमें करके जो भी रिस्क इन्वॉल्व होती है उनको कैप्चर करता है और जो भी रिस्क है उसके अकॉर्डिंग जो भी हायर रिस्क वाले होते हैं उसके अंदर हायर रिटर्न्स होते हैं और हायर रिटर्न्स के अकॉर्डिंग वो ये चूज़ कर लेता है कि उसको किस पर्टिकुलर अल्टरनेटिव के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और इसके बाद हम कुछ आगे फर्दर जो टॉपिक समझेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।